Hello everyone, my name is Anisha, and today's video I will talk about Indus Valley Civilization, or we can say Harappan Civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशियंट इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा पढ़ाया हुआ गया टॉपिक है एंड सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल या रिसर्च किया गया टॉपिक है. सो दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक चूज किया है और विदाउट फर्दर डू हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन की थोड़ी हम ज्योग्राफी एंड टाइम फ्रेम के बारे में जान लेते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन का निर्माण मतलब जिसने इसको रिसर्च किया, इसको एग्जीक्यूट किया, दैट इज सर जॉन मार्शल, और ये किया 1921 में. सर जॉन मार्शल ने 1921 में इसका एग्जीक्यूशन जब किया, वो कैसे किया इस पे चलते हैं. सर जॉन मार्शल रेलवे लाइन खड़ा कर रहे थे बिटवीन लाहौर एंड कराची, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है. अब जब वो रेलवे लाइन खड़ा कर रहे थे, इनके पास ब्रिक्स की कमी थी, इनको ब्रिक्स और चाहिए थे टू सेटल दिस प्लेटफॉर्म. तो फिर इनमें से कोई एक जो लेबर होगा वो गया घूमते घूमते हड़प्पा जाके ही सॉ कि वहाँ पे बहुत ही सारे ब्रिक्स हैं, और बहुत सारे नहीं लेकिन एक डेफिनेट रेशियो के ब्रिक्स मिल रहे हैं जो कि बहुत काम आएंगे सर जॉन मार्शल को. तो सर जॉन मार्शल जब गए हड़प्पा देखने के लिए, तब इन्होंने देखा कि यहाँ सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं, एक इंटायर सेटलमेंट खड़ा था, एक इंटायर सिविलाइजेशन बना हुआ था, जिस सिविलाइजेशन को हम क्या बोल रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब उन्होंने ढूंढा, ही फाइंड आउट कि यहाँ पे फायर बेक्ड ब्रिक्स हैं. ही फाइंड आउट कि यहाँ पे ड्राई टेरेन भी है. मतलब अब जो रिवर थी, वो जो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली इंडस रिवर है, इसके आसपास पूरी सिविलाइजेशन हो रखी है, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम भी बोलते हैं. लेकिन अब वो शायद रिवर वहां पे जाके ड्राई हो गए, दैट्स वाई ड्राई टेरेन ही फाइंड आउट. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ फॉर्मली यूनिफॉर्म ब्रिक्स उनको वहां मिले, जो कि बहुत पुराने थे. एंड नॉनदलेस जो वर्कर्स जो थे वो अब इन्हीं ब्रिक्स को यूज कर रहे थे, सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाने के लिए नहीं लेकिन रोड बेड्स बनाने के लिए भी. और वो अनअवेयर थे दैट दे वर यूजिंग एन एंशियंट आर्टिफैक्ट्स. उनको पता ही नहीं था कि ये बहुत ही पुराने ब्रिक्स हैं जो वो यूज कर रहे हैं, एंशियंट टाइम के ब्रिक्स हैं और एंशियंट आर्टिफैक्ट्स में काउंट होते हैं. द ब्रिक स्टोन आर्टिफैक्ट्स, अब जो ब्रिक स्टोन थे वो किससे बने थे, सोप स्टोन से बने हुए थे, और एक आर्टिस्टिक मार्किंग थी उन सब में. मतलब कुछ अलग हटके उस पूरे ब्रिक्स में मार्किंग थी, या शेप बोल सकते हो कि मतलब मार्किंग के इंग्रेव्ड था उस ब्रिक में, जिस तरीके से उनको एक अलग से दिखाया गया है पूरे इनके ब्रिक फॉर्मेशन में. सो इस पे आगे बढ़ते हैं. हड़प्पन सिविलाइजेशन 1920 से 22 में आए हैं, डिस्कवर्ड हुआ है. अब देखिए, दो थे, एक डॉक्टर सहानी और एक डॉक्टर आर.डी. बैनर्जी. तो इसमें साइट्स में जो हड़प्पा साइट है, ठीक है, हड़प्पा जो बैंक ऑफ द रिवर के पास लोकेटेड है, एज हमने इधर भी देखा था कि हड़प्पा बैंक ऑफ द रिवर के पास, पीछे वाले मैप में वो हड़प्पा बैंक ऑफ द रिवर के पास लोकेटेड है, और मोहनजोदारो बैंक ऑफ द इंडस के पास लोकेटेड है. सो इसलिए हम बोलते हैं दैट, इसलिए ये इन लोगों की अलग अलग एग्जीक्यूशन है. तो डॉक्टर सहानी ने हड़प्पा फाइंड आउट किया है और आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदारो किया है. सो इन टोटल इन दोनों का ही नाम लिया जाता है जब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन की बात आती है. ये डेटेड कितना है, 2600 BCE टू 1900 BCE के दौरान ही इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इनको पता चला. यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ सेटलमेंट है. जब वो गए, उन्होंने एक्सकवेशन किया तो उनको मिला कि बहुत सारी सेटलमेंट है, बहुत सारी टाउन प्लानिंग हो रखी थी, अर्बन थे, लोकल थे, सारे के सारे लोग जितने भी थे, मतलब बहुत लोग यहाँ पे इधर रहते थे. तो ये सिविलाइजेशन के बारे में इनको पता चला अबाउट दी हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन. अब हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन किस किस एरिया में लोकेटेड है, एक बार ये देख लेते हैं. हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड फ्रिंजेस ऑफ यूपी, जो इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में भी अब लोकेटेड है. ठीक है, अब आप ये देखो कि ये सब एरियाज पहले नहीं बोली जाती थी, पहले इनका दूसरा नाम था. जैसे कि वो दूसरा नाम मतलब कि इनके विद इन एरियाज जो थे वो थे हड़प्पन. जैसे कि लोथल और धोलावीरा, ये दो स्टेट्स, जो दो सिटीज थे, ये बेसिकली इधर फाइंड आउट हुए थे, हड़प्पन सिटीज थे ये, और ये गुजरात में मिले थे. ठीक है, वैसे हम आगे आने वाली सीरीज में पता करते रहेंगे कि कौन कौन सी सिटीज थी
हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ये बेसिकली एक्सटेंशन है कि हड़प्पन कहाँ से कहाँ तक गया है। नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ में ये गया है जम्मू तक एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। साउथ में गया है नर्मदा सेंचुरी तक एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। वेस्ट में गया है मकरन कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, और ईस्ट में गया है, ईस्ट मतलब थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा, तो ईस्ट में गया है मेरठ की तरफ, ठीक है। तो इतना पूरा इसका डिस्टेंस है, कम से कम इतना स्क्वायर किलोमीटर ये कवर कर रहा है, ठीक है। अब ये तो बहुत नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, बट अब बढ़ते हैं मेजर हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में। मोहनजोदारो सबसे प्रोमिनेंट साइट्स है, मूवी भी आई थी हमने ऋतिक रोशन वाली। हड़प्पा ये भी प्रोमिनेंट साइट्स है, कालीबंगन, लोथल, चन्हुदारो, धोलावीरा, बनावली। सो आप इस मैप में लोकेट कर सकते हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो। इसमें कोड डीजी भी है, ये भी सबसे ये भी स्टेट्स आते हैं, बट प्रोमिनेंट हम सिटीज जो हम बात कर रहे हैं वो प्रोमिनेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, बनावली हो गया, राइट। इन्हीं प्रोमिनेंट सिटीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन सब सिटीज में ज्यादा हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने ज्यादा एक्सकवेशन किया है, और ज्यादा सील्स हो गया, पॉटरी हो गया, वेट्स, ये सब चीजें और टाउन प्लानिंग ये सब देखने को मिला। तो हड़प्पन पे बात करते हैं। हड़प्पन तीन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हड़प्पन बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये तीन में डिवाइडेड है। अर्ली हड़प्पन फेज जिसका 3300 टू 2600 बीसीई का टाइम पीरियड है। मेच्योर हड़प्पन 2600 टू 1900 बीसीई का टाइम पीरियड है। लेट हड़प्पन 1900 टू 1300 बीसीई का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड हिस्ट्री में याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, एज वी आर कवरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री, सो मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। सो टाइम पीरियड हमेशा ही हिस्ट्री में मतलब हमेशा ही हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस डेट पे क्या चीज़ हो रही है। सो यही पूरा मैप मैंने आपको बताया कि कितने से कितने पीरियड तक एक्सटेंडेड है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके टाउन प्लानिंग पे बात करते हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सब पे शुरुआत करते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग हम बात करेंगे इनके कि कौन कौन सी जगह थी, ठीक है। मोहनजोदारो मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रुपड़, लोथल ये आज की डेट में इंडिया में है। सो अगर आपने मैप में भी देखा होगा, मैप में हमारा यही दिखा रहा है दैट, देखो ये सारे जितने भी मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब आप पाकिस्तान में देख सकते हैं। लोथल, धोलावीरा ये सब हमारे इंडिया में इंक्लूड हो रहे हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम बात करेंगे रिगार्डिंग कौन कौन सी प्रोमिनेंट सिटीज रही। मोहनजोदारो सबसे ज्यादा बहुत ही फेमस सिटीज रही, जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक अलग ही ऊंचाई में पहुंचाया। ये 2600-1900 बीसी के पीरियड के विदिन है, और इस साइड को 1920 में डिस्कवर्ड किया गया है। बेसिकली ये सिंध प्रोविंस के एरिया में आते हैं, जो रिवर इंडस है इनके एजेस में ये बेसिकली लोकेटेड है। कीटाडेल और ग्रेट बार्ट ये दोनों टाउन प्लानिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों ज्यादातर मोहनजोदारो में ही फाइंड आउट हुए थे। यहाँ पे आइवोरी, लैपिस, कार्नेलियन, गोल्ड, बीड्स, ये सब आर्टिफैक्ट्स, ये सब आप बोल सकते हो कि स्टैच्यू आर्टिफैक्ट्स यहाँ फाइंड होते हैं मोहनजोदारो में। यहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स भी बहुत अच्छे थे, वो ब्रिक्स, क्योंकि उस समय सीमेंट विमेंट का कुछ नहीं था, इनके घर भी ब्रिक्स से ही बने थे, कच्चे ब्रिक्स, कच्चे मड ब्रिक्स के बने हुए घर थे। इधर क्या इंपॉर्टेंट है आप ये देखिए, नेकेड ब्राउन स्टैचू ऑफ अ न्यूड फीमेल नोन एज अ डांसिंग गर्ल, जो कि टेराकोटा से बनी हुई थी, एंड 1926 में इनको फाइंड आउट हुआ है। सो 1926 में फाइंड आउट हुआ, इसका मतलब कि ये जो मॉडल, ये जो स्टैचू है, ये मिला है मोहनजोदारो से, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाता है कि प्रोमिनेंट है बेसिकली इनके पूरे मोहनजोदारो के आर्टिफैक्ट्स के फाइंड आउट के लिए, राइट। सो इस पे हम बात करते हैं कि मोहनजोदारो, आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में कि कैसे अलग अलग टाउन्स थे, पूरे ब्रिक्स से बने पड़े, राइट। ये भी पूरे ब्रिक्स से बने पड़े हैं। तो सिटी ऑफ मोहनजोदारो की लाइफ्स पूरे ब्रिक के साथ थी, और इनके कीटाडेल इन सब के साथ भी चला है। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स की हड़प्पा। हड़प्पा एक दूसरी इनकी बहुत प्रोमिनेंट सिटीज में काउंट होती है, जो कि आज की मतलब जो कि अब पाकिस्तान की तरफ है, लेफ्ट बैंक ऑफ नाउन ड्राई कॉन्टिनेंट की तरफ है। और ये बहुत फेमस इसलिए भी है क्योंकि ये फ्लैट पहले के टाइम पे सैंड एंड क्ले के घरों में बने, मतलब इधर के जो घर थे
वो रेड सैंड और क्ले से बने थे। इनके रूफ जो होते थे घर के वो रेड सैंड और क्ले से बने रहते थे। और ये रिवर रावी के एजेस मतलब इनके एजेस पे ही ये सिचुएटेड है। ये पूरा हड़प्पा 150 हेक्टेयर से 370 एकर्स में पूरा बहुत लॉन्ग ये स्ट्रेच्ड है। और इनका फोर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन भी है। मतलब अब प्रोमिनेंट सिटीज जो थी उसमें हड़प्पा काउंट हो जाता है कि हड़प्पा में बहुत अच्छे टाउन्स, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन सेंटर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे हमें मोहनजोदारो में मिले। इसका एग्जीक्यूशन 1920-1934 में बाय आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने किया, लेकिन पर्टिकुलरली व्हीलर जो थे 1946 के दौरान उनकी थ्रू ये हड़प्पा भी फाइंड आउट हुआ। फिर 20वीं सेंचुरी अमेरिकन पाकिस्तान टीम ने भी देखा। अब इधर क्या क्या डिस्कवरीज मिलती है इनको, बहुत सेम वही जितना कीटाडेल, लोअर टाउन ये सब भी थी। इसमें सबसे ज्यादा आ जाती है कैसल के बारे में और ड्रेनेज के बारे में कि यहाँ पे ड्रेनेज बहुत अच्छी हुआ करती थी। और ड्रेनेज मतलब प्रॉपर जैसे आज के डेट में घर से पूरे पाइप्स निकलते हैं देन एक मेन पाइप्स पे जाते हैं, वैसे ही हड़प्पन टाइम के ड्रेनेज हुआ करते थे। अब चंहुदारो के बारे में बात करते हैं। चंहुदारो बहुत प्रोमिनेंट सिटीज में आता है ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन जो 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदारो में लोकेटेड था। इधर भी सील्स और पॉटरी बहुत ज्यादा फेमस थे इधर के चंहुदारो के। धोलावीरा और लोथल दोनों ही गुजरात में है। ठीक है, धोलावीरा हड़प्पन फोर्टिफिकेशन जहाँ सबसे अच्छी फोर्टिफिकेशन होती थी, मतलब कि पूरे उनका कीटाडेल और बड़ी बड़ी दीवारें होती थी फोर्टिफाइड करने के लिए, वो कहाँ था? धोलावीरा में। ठीक है, और लार्जेस्ट नोन इन द सिटीज में, लार्जेस्ट जैसे कि सबसे जैसे अब यूपी मान लो अब लार्जेस्ट है, तो वैसे ही उस समय धोलावीरा लार्जेस्ट था पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इस पर्टिकुलर सिटी को जेपी जोशी ने किया। जेपी जोशी उस समय आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर थे, तो उन्होंने डिस्कवर किया अबाउट धोलावीरा। यहाँ के ब्रिक्स एक प्रॉपर रेशियो से निकलते थे, सारे ब्रिक्स इसी पर्टिकुलर रेशियो में फॉर्मेट में निकलते थे, इसी में ही कंस्ट्रक्ट होते थे। और गुड ड्रेनेज सिस्टम धोलावीरा में भी कंस्ट्रक्टेड था। लोथल इधर भी फोर्टिफिकेशन मड और ब्रिक्स के साथ होती थी। रेसिडेंशियल एरियाज बहुत थे इस जगह पे, रूम्स थे, ड्रेनेज सिस्टम था, वेयर हाउस हुआ करता था, ग्रैनरी, ये दो नए अभी हमने पढ़ा है, वेयर हाउस और ग्रैनरी, ये हुआ करते थे। एंड अ डॉक सील्स ऑफ पर्शियन गल्फ भी कहाँ मिला? लोथल में मिला। ठीक है, कालीबंगन, यहाँ पे कालीबंगन में ब्लैक बैंगल्स के लिए बहुत फेमस था। काली चूड़ी यहाँ पे मिली थी, एग्जीबिशन जब की थी तो काली चूड़ी मिली थी कालीबंगन से, तभी उसका नाम कालीबंगन रख दिया गया। यहाँ पे पिट्स, गड्ढे भी दिखते हैं। बीड्स जो कौन कौन से सियाटाइट, कॉपर, टेराकोटा, इस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट्स के बीड्स जो थे, जैसे जो बीड्स से ये लोग क्या करते थे, ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स बनाते थे। तो ये जो कौन से बीड्स थे, ये बीड्स सियाटाइट के भी होते थे, कॉपर के, टेराकोटा के, जो कि नॉर्थन राजस्थान में मिले थे। बनावाली, अब बनावाली पे बात करते हैं। ये टू कल्चरल फेस, प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन पे ज़्यादा फोकस करता है। और इसके पूरे बनावली में इनके आर्टिफैक्ट्स भी इसी के अकॉर्डिंग है, प्री हड़प्पन हड़प्पन। सो इसमें आपका बहुत और भी सारी आ जाती है जगह, जैसे कि रागपुर रोजड़ी। ठीक है, ये गुजरात में है। सुक्ता, गेंदौर एंड सुरका टोंडा, इनके कीटाडेल्स बहुत फेमस है। और राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। तो ये तीनों, और मतलब ये सारे हड़प्पन, चंहुदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, रागपुर रोजड़ी, सुक्ता, गेंदौर, सुरकोटदा, ठीक है, ये सब राखीगढ़ी, मोहनजोदारो, ये सब हड़प्पन सिविलाइजेशन में काम आते हैं। मतलब दीज आर द प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और जो चीजें थी, जो आर्टिफैक्ट्स मिले, जो इनके टाउन प्लानिंग मिले, वो ये सब चीजें मिली। आगे अब जैसे कि बता रखे कि ये हड़प्पन है, ये चंहुदारो है, दिस एरिया चंहुदारो। अब ये मैप में आप देख सकते हो कि हड़प्पन कहाँ है, मोहनजोदारो कहाँ है, चंहुदारो कहाँ है, धोलावीरा, लोथल, ये जितने भी प्रोमिनेंट हमने जिस अभी सिटीज के बारे में बात की, आप सब लोकेट कर सकते हो मैप पे। कुछ कुछ रूपार कुछ कुछ होंगे जो नहीं होंगे, बट हाँ मोस्टली आपको दिख जाएंगे। मोस्टली इन सब के बारे में ही बात होगी। अब हम बात करते हैं अबाउट टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, कीटाडेल और लोअर टाउन। आप ये समझ लीजिए कि कीटाडेल ऐसा होता है और लोअर टाउन इधर आता है। यहाँ राजा लोग रहते थे, बड़े बड़े लग्जरियस लोग रहते थे, यहाँ नॉर्मल जनता रहती थी जिनको राजा लोग देखते थे। तो कीटाडेल थोड़ा ऊपर की तरफ था और लोअर टाउन से थोड़ा सेपरेटेड था।
इनकी वॉल्स भी ब्रिक से पूरी फोर्टिफाइड थी, पूरा ये कवर्ड हुआ करता था कि कोई इन पर अटैक ना कर सके। ब्रिक्स जो इधर बहुत सारे बड़े बड़े वेयर हाउसेस थे, क्यों? क्योंकि इधर का पूरा एरिया का जो एग्रीकल्चर होता था वो इधर जाके वेयर हाउस में स्टोर्ड होता था, एंड देन कभी जैसे जनता को जरूरत पड़ी तो अपने वेयर हाउस से ही प्रोवाइड करते थे। बहुत सारे कोर्टयार्ड्स थे, कॉरिडोर्स थे ऑन ऑल फोर साइड्स ऑफ द टैंक। अब टैंक क्या है? यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टैंक हुआ करता था जिसका नाम है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के बारे में हम अपने आने वाली स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे। इधर मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। दैट ग्रेट बाथ रिलीजियस पर्सपेक्टिव के लिए माना जाता था कि ग्रेट बाथ जो है वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव के लिए है। यहाँ पे डुबकी लगाओगे तो आपको मतलब रिलीजियस उसका कोई सिग्निफिकेंस हुआ करता था। तो ऐसे सीढ़ियां होती थी, ठीक है, सीढ़ियां से आप अंदर जाते थे, डुबकी लगाते थे, और इधर सारे तरफ रूम्स हुआ करते थे, ठीक है, 2 एग्जिट थे और इधर इधर रूम्स। तो ये आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं लोअर टाउन। ये वाली एरिया जो है वो लोअर टाउन में कंसिडर्ड होती है। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम बहुत परफेक्ट थे। रोड एंड स्ट्रीट्स थोड़े ऐसे में थे, ऐसे थोड़ा क्रॉसिंग वेज में रोड एंड स्ट्रीट्स थे, बट अच्छे से लेड आउट किए गए थे। ग्रिड पैटर्न वही कि ऐसे ऐसे गया है तो ऐसे ऐसे गया है, फिर ऐसे ऐसे गया, तो प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में इनकी स्ट्रीट्स थी। रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी लोअर टाउन में मिलते थे। बाथरूम्स होते थे खुद के जो कि ब्रिक से बने होते थे और उन बाथरूम्स के साथ ड्रेन्स कनेक्टेड हुआ करती थी। सो लोअर टाउन एंड कीटाडिल के बारे में आई होप अभी तक चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोहनजोदारो, हड़प्पा, चन्हुदारो और धोलावीरा में फाइंड आउट हुई थी। ये आप देख सकते हो, ये कीटाडिल है। देखो आप कैसे ऊंचा प्लेटफॉर्म है, नीचे लोअर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैसे ऊंचा प्लेटफॉर्म, ये ग्रेट बाथ है, ठीक है, इसको ग्रेट बाथ बोलते हैं। ये 2 स्टेयर्स होती है, यहाँ से आप अंदर आते हैं, एंड इस तरफ रूम्स हुआ करते थे, क्योंकि अब तो खैर सब टूट फूट गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऊंचाई में है, और यहाँ पे भी ये पूरा लोअर टाउन है। दिस इज फुल लोअर टाउन। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हुए और अब हमने इसकी क्या पढ़ी? हमने इसकी टाउन्स प्लानिंग में 2 चीज पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ग्रैनरीज, जो हम बोल रहे थे कि बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउसेस थे ग्रेन्स के लिए। वो बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउसेस थे, ऑलमोस्ट 45.7 मीटर बड़ा होता था लॉन्ग और 15.23 मीटर वाइड, ठीक है। तो ये कितना 45.7 मीटर लॉन्ग एंड वाइड कितना? वाइड इज 15.23 वाइड। इतना बड़ा उसका पूरा वेयर हाउस होता था। हड़प्पा में अराउंड 6 ग्रेनरीज मिली थी जिनका इस मीटर के ऑलमोस्ट फाइंड आउट हुआ था। अब ग्रिड सिस्टम, जो पूरे रास्ते थे वो ग्रिड सिस्टम के फॉर्म में बने थे। राइट एंगल फॉर्म में, कुछ राइट एंगल थे, कुछ ऐसे थे। मोस्टली हम लोगों को राइट एंगल फॉर्म में ही फाइंड आउट करने को मिला है। तो सिटी डिवाइडेड थी ब्लॉक्स में। अब इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, इस ब्लॉक में सिटीज डिवाइडेड थी, ठीक है। यहाँ पे लोग रहते थे, रास्ते ऐसे होते थे और हर रास्ते का बाथरूम से या घर से पाइप जाता था ड्रेनेज सिस्टम के तौर पे। बड़े बड़े बिल्डिंग हमें हड़प्पा मोहनजोदारो को में देखने को मिले हैं। रिच स्ट्रक्चर में प्रेस्टिजियस रूलर्स वहां रहते थे। अब हम बढ़ते हैं, अब ये एक पिक्चर्स के थ्रू भी मैं समझा रही हूँ, दैट्स बिकॉज कि आपको और इजीली समझ आए कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है? ग्रैनरीज है। ग्रैनरी स्टोर हाउस होते थे, इस पर्टिकुलर एरियाज का स्टोर हाउस है, ठीक है। इधर ग्रेन्स, ये सब ज्यादातर ग्रेन्स ही स्टोर करते थे जिससे कि काम आए एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम, या खुद के लोगों के लिए भी काम आए। ये आप देख सकते हो, ये रोड्स हैं, यहाँ पे भी रोड्स हैं जो कि थोड़ा ऐसे फॉर्म में ही बनी है। तो इसको ग्रिड सिस्टम या ग्रिड पैटर्न फॉर्म रोड्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फर्दर मूव टू ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ पे बात कर लेते हैं। वैसे हमने कर ली, बट और डिटेल पे जाते हैं। ग्रेट बाथ ये कुछ ऐसा दिखता है ग्रेट बाथ, ठीक है। ये इधर स्टेयर्स है, इधर स्टेयर्स है, यहाँ पे बैठने की जगह है, और इधर पहले रूम्स भी हुआ करते थे। तो ग्रेट बाथ में बेसिकली ये हुआ कि ग्रेट बाथ का, अब हम थोड़ा इस पे डिटेलिफिकेशन पे जाते हैं, तो आप देख सकते हो प्रॉपर डिटेल में कि ये स्टेयर्स हैं। अब कितना मीटर का कितना है और किस पर्सपेक्टिव से इनको करा जाता था, इस बारे में बात करते हैं। ग्रेट बाथ का 12 मीटर नॉर्थ साउथ एंड 7 मीटर वाइड का मेजरमेंट रहता था विद मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 2.4 मीटर। ज्यादा नहीं, बट हाँ 2 वाइड स्टेयरकेस होते थे जो कि नॉर्थ से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा एरिया बीच का जो खाली था उधर लैंड कर रहे थे।
ठीक है। जो एजेस ऑफ स्टेयर्स हैं वो सोचते हैं, मतलब वो लोग एज्यूम किया है कि वो वुडन प्लैंक या ट्रेड से बने पड़े हैं, ब्रेक से नहीं बट वुडन प्लैंक या ट्रेड से बने हैं। जो फ्लोर ऑफ द टैंक है वो वाटर टाइट है ड्यू टू द फिल्टेड ब्रिक्स, ब्रिक्स वहां पे लगाए गए हैं इसलिए वहां से पानी इधर उधर नहीं बहता, तो वो पूरा पानी वहीं जाता है। वहां के जो एजेस है उसको प्लास्टर जिप्सम, उस समय सिर्फ जिप्सम प्लास्टर थे जिससे उनको सॉलिड किया जाता है, एंड साइड वॉल्स भी कंस्ट्रक्ट किया गया है उसी तरीके से। थिक लेयर है बिटवीन नेचुरल टार का, उसका थिक लेयर है जिससे कि नीचे वो ना लगे, ईंटें ना लगे, तो उसका थिक लेयर है, एंड अलोंग साइड ऑफ द टैंक एंड प्रेज्यूमली बिनेथ द फ्लोर, मतलब प्रिज्यूम कर रहे कि फ्लोर के नीचे भी, ब्रिक्स के पहले फ्लोर के नीचे भी यह टार लगाया गया था इसको स्मूथ बनाने के लिए। ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न एजेस में ब्लैक कोलोनेड्स वर डिस्कवर्ड। ब्लैक कोलोनेड्स मतलब टार जैसे ही जो थोड़ा उसका कवर कर देते हैं पूरे एरिया को, ब्लैक कॉलोनी से ही कंफर्म किया गया कि वो भी फाइंड आउट हो सकते हैं। दो बड़े बड़े डोर थे ऑन द कॉम्प्लेक्स साउथ में एंड अदर एक्सेस वाज गिवन टू नॉर्थ एंड ईस्ट, तो दो बड़े बड़े डोर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। बहुत सारे रूम्स थे, जैसे कि सपोज चेंज करना चाहा या कुछ भी, वो रूम्स को यूटिलाइज कर सके। रेन वाटर वॉज ऑल्सो कलेक्टेड इन द पर्पज, सपोज पानी की स्टोरेज करनी है तो वो रेन वाटर भी यहीं पे कलेक्ट करवा दिया जाता था। मोस्ट स्कॉलर्स एग्री दैट दिस टैंक फॉर द स्पेशल रिलीजियस फंक्शंस, ठीक है, काफी ये लोग बोलते थे कि ये जो टैंक है ये स्पेशल रिलीजियस फंक्शंस के लिए हो रखे हैं, जैसे कि कभी आपको मतलब कुछ भी, जैसे आप बेटे चाहिए या इनको बोला है पाप धोने को, तो ये सब इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाता था, जैसे कि क्योंकि वाटर उनके लिए प्योरीफाई था और ये रिन्यू करता है वेलबींग्स ऑफ द बैडर्स, बैडर्स मतलब जो नहा रहे हैं उनका। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको बताया बहुत जैसे आजकल का ड्रेनेज सिस्टम है वैसे ही उस टाइम पे भी था, तो देखा जाए तो शायद हो सकता है हमने भी कॉपी किया हो। सो मोहनजोदारो का ड्रेनेज सिस्टम सबसे ज्यादा फेमस है, एंड राखीगढ़ी का भी ड्रेनेज सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वर्ल्ड फर्स्ट नॉन अर्बन सैनिटाइजेशन सिस्टम, ठीक है, बहुत इंप्रेसिव। वही एक ही बात, इंडिविजुअल होम्स के अपने अपने वेल्स होते थे, वाइल वेस्ट वाटर डायरेक्ट टू द कवर्ड ड्रेन्स, जो ये जो ड्रेन्स थे ऐसे खुले नहीं थे जैसे हमारे भी कवर्ड होते हैं ना बड़े बड़े ब्लॉक से, बड़े बड़े स्टोन से, वैसे उस समय भी कवर्ड थे, तो ये खुले हुए नहीं थे। वाटर फ्लोड फ्रॉम हाउस टू स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स वर इक्विप्ड विद मैनहोल्स, मतलब मैनहोल्स थे उस जमाने में, गड्ढे हुआ करते थे। ऑल्सो फाउंडेड बनावली, ये जो है स्ट्रीट विद इक्विप्ड मैनहोल वो थे, एंड दिस ड्रेनेज इज ऑल्सो फाउंड एट बनावली। नो अदर ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन गिवन सच एन अटेंशन टू हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, किसी भी दूसरे सिविलाइजेशन में आपको इतनी अच्छी हेल्थ को रिलेटेड और सैनिटाइजेशन के रिलेटेड आपको चीजें देखने को नहीं मिलेगी। कालीबंगन में भी काफी हाउसेस हैं जो कि वेल ब्रिक्स से बने हुए हाउसेस, वो कहाँ मिलेंगे, कालीबंगन में। तो ड्रेनेज सिस्टम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बरियल्स में बात करते हैं। बरियल्स थोड़ा डिफरेंट है, इट्स नॉट कम्स अंडर टाउन प्लानिंग, बट हाँ सोशल एक आप बोल सकते हो कि सोशल जो कस्टम्स थे उसमें, सोशल कस्टम्स में यू कैन इंक्लूड इट, ठीक है। अब ये देखो, आप देख रहे होगे कि एक आपके पास स्केलेटन है और उसके आसपास मटके रखे हुए हैं, आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, ठीक है। पहले के समय पे ये भी बोलते थे कि इनको गोल्ड देते थे, फूड देते थे, बीड्स आप देख सकते हो, ऑर्नामेंट्स के बीड्स भी देते थे, ठीक है। ये सब पॉटरी है, ये सब प्रोवाइड करते थे। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था इनके लोगों का दैट पीपल जब जाते हैं यहाँ से तो वो ये सारी चीजें अपने साथ लेके जाएंगे और जहां पे भी जाएंगे वो फुलफिल हो सके, खुश रह सके इन सब चीजों के साथ, या आगे जाके इनको ये सब चीजें मिलती रहे, इसके पर्पज से भी ये इनको जब भी बरी करते थे ये सब सामान उसके साथ रखते थे। तो ये इन लोगों की बिलीफ थी। ये तो छोटा पार्ट है एक इनके सोशल कस्टम्स के रिलेटेड, बट हाँ ये भी ऐसा मानना हुआ करता था। अब इनके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में बात करेंगे। एग्रीकल्चर में कौन कौन से क्रॉप से उगाते थे इस पर बात कर लेते हैं। क्रॉप से उगाते थे बार्ले, वीट, रागी, पीस, सेसमन, मस्टर्ड, राइस, कॉटन, ठीक है। ये बेसिकली नवंबर के टाइम पे अपने सीड्स सो करते थे, मतलब लगाते थे, और हार्वेस्ट करते थे अप्रैल के टाइम पे। इनके पास कोई प्लग शेयर, कोई होल नहीं था, मतलब जिससे
एग्रीकल्चर हो सके वो सब कुछ भी नहीं था, कि खुद सब हाथ से कर रहे थे। और जो फील्ड्स वो ज़्यादातर पाकिस्तान में मिले थे विथ प्लग्ड, मतलब तब जाके शुरू हो गया होगा, बट पहले के टाइम पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर फोरोस डिस्कवर्ड हुआ कालीबंगन में। फोरोस बेसिकली जितने भी एरियाज जो छोटे छोटे एरियाज जो कि कल्टीवेट हुए वो सब डिस्कवर्ड हुए कालीबंगन में। अच्छा, वुडन प्लगशेयर दे आर यूजिंग, ठीक है, दे आर नॉट यूजिंग एनी आयरन प्लगशेयर, बट दे आर ओनली यूजिंग वुडन प्लगशेयर। स्टोन सिकल्स भी आने लग गए थे। स्टोन सिकल जो ऐसे ऐसे होते हैं थोड़े कि आराम से चले जाए सॉइल के अंदर, तो स्टोन सिकल्स भी आ गए थे। सफिशिएंट फूड ग्रेन था, फूड ग्रेन ग्रैनरीज में स्टोर होता था, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम इनकी इंडस्ट्री पे बात करते हैं। इंडस्ट्री देखिए, जैसे कि ये सब आप देख सकते हैं कि कैसे उस टाइम पे ये लोग काम करते थे। अब ये ऑब्वियसली एक एनिमेटेड पिक्चर है उस समय कैमरा नहीं था, बट या थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे। सील स्क्रिप्ट एंड वेट्स पे बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम इंडस्ट्री पे बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री ज्यादातर ये लोग कार्विंग सील्स को कार्व करना, उसमें शेप देना, उस पे थी। बीड्स बनाना, ठीक है, बीड्स लग्जरियस में माना जाता था तो बीड्स बनवाते थे ये लोग। एविडेंस ऑफ शिप इंडस्ट्री, शिप्स इंडस्ट्री भी उस समय फाइंड आउट हुई है। अब आप आ जाओ बात सील्स पे। आप ये देख रहे होगे ये सब सील्स होती है, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा क्रेविंग रहती है और उसको ये किसी भी पर्टिकुलर निशान की तरह दिखाया जाता है कि ये एक पर्टिकुलर राजा या किसी का निशान है। तो उस समय लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी होती थी इसी के थ्रू। सील्स कन्वे करती थी आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। जैसे मैं भेज रही हूँ तो मेरा एक पर्टिकुलर सील होगा जो कि मेरे को दिखाएगा कि ये मेरे थ्रू आया है। स्क्रिप्ट होती थी उस समय, स्क्रिप्ट जो थी वो राइट टू, जैसे अब हम लोग करते हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, पहले राइट टू लेफ्ट लिखते थे उल्टा। जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं तो अब फिर उल्टा करते थे, वो लोग फिर ऐसे करते थे, ASH करके उल्टा फॉर्म में लिखते थे। प्रोबेबली इसमें क्या होता है, यूजली लाइन ऑफ राइटिंग होती थी एंड कंटेन्स नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर, ज्यादा नहीं, सिर्फ नेम एंड टाइटल। और मोटिव्स होते थे जो दिखाते थे, एनिमल्स के थ्रू मोटिव को रिप्रेजेंट करते थे। कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड, अब जो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उस समय तो ऑब्वियसली एजुकेशन इतनी क्या ही इंपॉर्टेंट होगी, तो जैसे पेड़ बना दिया तो उसका कोई अलग सिग्निफिकेंस होता था, ठीक है, काव बना दिया उसका अलग सिग्निफिकेंस था। ज्यादातर इंस्क्रिप्शन शॉर्ट्स में थे एंड लॉन्गेस्ट कंटेन 26 साइंस। जितने भी इंस्क्रिप्शन थे उसमें ज्यादातर छोटे छोटे होते थे, सबसे बड़ा 26 साइंस का ही रहता था। सारे स्क्रिप्ट जो थे वो अभी भी डेट उनकी हम क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये एविडेंट है कि अल्फाबेटिकली उनको थोड़ा लिखा नहीं गया है, ये बस एक साइन की तरह यूटिलाइज्ड हुआ है। और कम से कम 375 से 400 साइंस थे जो कि हमें अभी तक पता चला है कि ये लोग अपनी स्क्रिप्ट्स में लिखते थे। वेट्स पे भी बात करते हैं तो थोड़ा इकोनॉमिकल वे में भी बात हो जाती है यहाँ पे, कि वेट्स ये यूटिलाइज करते थे, प्रिसाइज सिस्टम होते थे वेट्स के। और देखो अब तोलते थे ये लोग, ठीक है, ये लोग प्रॉपर एक, अब जो उनका आयरन जो वो था वेट, तो वो उससे वेट गेन, वेट कंट्रोल, वेट मेजर करते थे। और जो इनका जिससे वेट मेजर करते थे, ये जो वेट्स थे ये क्यूबिकल शेप के होते थे, ठीक है, क्यूबिकल शेप के होते हैं और उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती, बट हाँ उस समय इतना यूज कर लेते दैट दे गेट टू नो कि क्यूबिकल शेप क्या है, इनका क्या पर्पस है। मेटल स्केल पेन तो मैंने आपने देख ही लिया है। सो दैट्स ऑल कि क्यों इनका बेसिकली क्या पर्सपेक्टिव था स्क्रिप्ट्स के रिगार्डिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। ये एनिमल भी डोमेस्टिकेट करते थे, ऑक्सन, बफेलो, फॉक्स, शिप, पिग, ठीक है। बट यहाँ पे कहानी ये खत्म कैसे खत्म हुई है इस पे पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको हम एक बार जस्ट क्विक रिविजन देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होते थे उस समय, इंडस्ट्रीज चलाते थे, सील्स स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स इन पे ये लोग यूटिलाइज करते थे, एग्रीकल्चर, बरियल्स, ड्रेनेज सिस्टम, इनका ये ग्रेट बाथ और मोहनजोदारो, और काफी अलग अलग जगह भी यूज हुआ, मतलब दिखा हम लोग ग्रेट बाथ, ग्रैनरीज, ग्रिड सिस्टम, बिग बिल्डिंग, ठीक है, कीटरडिल, लोअर टाउन, ये सब हमने बात की। और वेरियस सिटीज ऑफ मोहनजोदारो के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कि सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। काफी लोग मानते हैं दैट सिविलाइजेशन का एंड हुआ, एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया या एक बहुत बड़ा मतलब इट्स नेचुरल कैलेमिटीज आए, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज हम बोलेंगे कि नेचुरल कैलेमिटीज आया जिन्होंने इसको पूरा नष्ट कर दिया एरिया को, ठीक है। कोई कहता है कि डिफॉरेस्टेशन आ गया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के चक्कर में भी यहाँ पे पानी वानी मतलब पेड़ वेड़ सब हट गए और लोगों को थोड़ी दिक्कत होने लगी, डिफॉरेस्टेशन होने लग गया, तो इस एरिया को भी उनको हटाना पड़ा, ठीक है। मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन कहते हैं कि उन लोगों ने फायर के लिए ज्यादा वुड्स का यूज करना शुरू कर दिया था,
ठीक है, एंड द स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर ओर्स, ग्रेजिंग ऑफ ग्रीन कवर बाय कैटल, तो ये सब एरियाज थे, इस चक्कर में डिफॉरेस्टेशन थोड़ा ज्यादा होने लग गया। रिवर्स ड्राई अप होने लग गई, वहां की जो रिवर्स थी वो सूखने लग गई, और इस तरीके से डाउनफॉल ऑफ सिविलाइजेशन 3900 years ago हुआ। So that's all from my side on the topic Harappan civilization. Thank you.